तो देखो चैप्टर 4 क्या है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। ठीक है, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। तो सारणिक क्या होता है? फलनों अथवा संख्याओं। क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का चिन्ह, जैसे मान लो, सुन लो, 2 3 और 4 5 ऐसे है और इस प्रकार के चिन्ह बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 2, और कितने स्तंभ हैं? 2। ठीक है, अभी तक यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह से डिनोट करते थे, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रकार, इस प्रकार का रहता था। इसमें पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या है 3, तो इसको हम क्या बोलते थे? आव्यूह। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फलनों और संख्याओं की वर्गाकार सारणी। ठीक है, वर्ग का मतलब ये होता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई बराबर। तो यहाँ पंक्ति कितनी है? 2, और स्तंभ कितने हैं? 2। तो 2 पंक्ति भी है और 2 स्तंभ भी है, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे? सारणिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पंक्तियों की संख्या देखो 2 है, लेकिन स्तंभ 3 है, तब पंक्ति और स्तंभ यहाँ बराबर नहीं है, तो ये क्या है? इसको बोलेंगे आयताकार। ठीक है, आयताकार सारणी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फलनों अथवा संख्याओं। जैसे यहाँ पे फलनों और संख्याओं क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो यहाँ साइन एस आ गया, कास एक्स आ गया, माइनस साइन एस आ गया, टेन एस आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो फलन आ गए, यहाँ पे क्या था? संख्या। ठीक है, तो फलनों अथवा संख्याओं की वर्गाकार सारणी को क्या कहते हैं? सारणिक। फलनों अथवा संख्याओं की वर्गाकार सारणी को क्या बोलेंगे? सारणिक। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा इसकी लिख लो, फलनों अथवा संख्याओं की वर्गाकार सारणी को सारणिक कहते हैं। जैसे A11 A12 A21 A22 एक सारणिक है, एवं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 2 3 5 साइन एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स कास एक्स, ये सभी सारणिक हैं। ये सभी सारणिक हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? फलनों अथवा संख्याओं की वर्गाकार सारणी को सारणिक कहते हैं। जैसे A11 A12 A21 A22 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पे देखो 2 3 4 5, इसमें देखो 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, जितने पंक्ति हैं उतने स्तंभ हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे? वर्गाकार। आयताकार कब बोलते? जब पंक्ति और स्तंभ समान ना होते, तो उसको आयताकार बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे सारणी के आव्यूह जो होता है वे वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, लेकिन सारणिक हमेशा वर्गाकार रहेगा। सारणिक हमेशा क्या रहेगा? वर्गाकार। ये नहीं कि उसमें 2 पंक्ति हो तो 3 पंक्ति हो तो 2 स्तंभ हो, अथवा 2 स्तंभ हो तो 3 पंक्ति हो, ऐसा नहीं होगा सारणिक में कहीं भी। ठीक है, हमेशा वर्गाकार रहेगा। ठीक है, तो इसको अब इसका मान कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे इसको जानने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है उपसारणिक और दूसरा है सहखंड। फिर आगे की बात शुरू करते हैं। इतना लिख लिए क्या? तो यहाँ पे लिखो
क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी के लिखे हुए हैं, पर क्वेश्चन कुछ इसको बताने के लिए कुछ बेस बताते हैं पहले। जैसे मान लो सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 11 ऐसे लिखा है कि सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, उपसारणिक। उपसारणिक को अंग्रेजी में कहते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। ठीक है। और इसको सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है। तो माइनर, तो इसमें कितने अवयव है देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हैं। तो 9 अवयव के 9 उपसारणिक बनेंगे। ठीक है। कितने उपसारणिक बनेंगे? 9। तो 9 उपसारणिक बनेंगे। तो उपसारणिक की अंग्रेजी होती है माइनर, इसलिए उपसारणिक को दर्शाने की परंपरा है। क्या लिखते हैं? M11। M11 का मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक, ये अवयव का। ठीक है। तो ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो इसको पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो इसका मतलब M11। पहला वन का मतलब पहली पंक्ति, और दूसरे वन का मतलब पहला अवयव। पहली पंक्ति का पहला अवयव। अवयव का मतलब उपसारणिक, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। ठीक है। अर्थात वन का उपसारणिक क्या होगा? यहाँ लिखेंगे वन जिस पंक्ति में है और वन जिस स्तंभ है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचा? 5 6 8 11। तो क्या लिख दोगे यहाँ? 5 6 8 11। ये आ गया पहली पंक्ति के पहले पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका गुणा इसके साथ करेंगे और बीच में माइनस साइन लगाएंगे, और फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर ये गुणा जैसे 8 गुणे 6, तो ये होगा 8 11 5 55 हो गया, और ये होगा 8 6 48, तो क्या बचेगा? 7। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आपके ये आता होगा कि इसका गुणा इसके साथ क्यों करते हैं और इसका गुणा इसके साथ क्यों करते हैं, बीच में माइनस साइन क्यों लगाते हैं। 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन का आंसर माइनर और सारणिक बताने के बाद बताएंगे कि माइनस क्यों लगाते हैं, इसका गुणा इसी के साथ क्यों करते हैं। ठीक है। क्योंकि सारणिक के मान की परिभाषा है, तो उस परिभाषा को स्पष्ट तभी किया जा सकता है जब आप सहखंड समझ लोगे तब। ठीक है। तभी सहखंड को जानना जरूरी है, तब आप इसका रीजन जान पाओगे कि इसका गुणा इसी के साथ क्यों करते हैं, इसका गुणा इसके साथ क्यों करते हैं, बीच में माइनस साइन क्यों लगाते हैं। तो आगे इसका रीजन मिलने वाला है, अभी ना पूछना। सिर्फ इतना जानो कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है। अभी फिर कुछ समय बाद बताते हैं। ठीक है। अब M11 के मतलब ये हुआ। फिर क्या निकालेंगे? पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, तो इसको दर्शाएंगे किससे? M12 से। M12 से। अब ये अवयव जिस पंक्ति में है, तो पहली पंक्ति में है, ये अवयव जिस स्तंभ में है तो दूसरे स्तंभ में है, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो बचा क्या? 4 6 7 11। 4 6 7 11। ठीक है। अब क्या करेंगे? 4 का गुणा 11 के साथ, अब बीच में माइनस, 7 का गुणा 6 के साथ, 11 चौको 44 और 7 6 42। 44 से 42 निकाल दिए तो 2 आया। ठीक है। अब निकालेंगे M13। M13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। देखो ये इस अवयव का माइनर, तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और ये अवयव जिस स्तंभ में, उसको छोड़ो, तो 4 5 7 8। 4 5 7 8। ठीक है। तो 4 गुणे 8, बीच में माइनस, 7 गुणे 5, 8 चौक 32, 5 7 5 35 बराबर हो गया -3। ठीक है। फिर क्या आता है? M21। अब दूसरी पंक्ति शुरू हो जाती है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो इसको दर्शाएंगे M21। तो ये अवयव देखो जिस पंक्ति में है और ये अवयव जिस स्तंभ में, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 3 8 11। 2 3 8 11 ऐसे।
अब यहाँ पे 2 गुणे 11, बीच में माइनस, 3 गुणे 8, 11 दूना 22, 8 तिरिक 24, तो क्या हो गया -2। ठीक है, यम 2 2, यम 2 2 तो ये है, तो ये जिस पंक्ति में है और ये जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो ऐसे, तो क्या बचा, छोड़ देने के बाद 1 3 7 11, 1 3 7 11, तो यहाँ पे 1 गुणे 11, 7 गुणे 3, 11 और 7 तिरिक 21, 21 से 11 निकालोगे तो क्या होगा -10, -10। ठीक है ना। अब क्या निकालोगे यहाँ पे, यम 2 2 के बाद यम 2 3, यम 2 3, यम 2 3 कैसे निकालोगे, यम 2 3 देखो, यम 2 3 ये कौन है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो ये इसमें है, इसमें इसको छोड़ देते हैं तो क्या बचा, 1 2 7 8, 1 2 7 8, तो 1 गुणे 8, बीच में -7 गुणे 2, ये होगा 8, 7 दूना 14, तो क्या होगा -6। ठीक है, आप क्या निकालोगे, यम 3 1, यम 3 1, तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणी, तो ये एलिमेंट जिस पंक्ति में है और ये एलिमेंट जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, इसको लिखेंगे 2 गुणे 6, 5 गुणे 3, तो क्या होगा, ये 2 छक्का 12, 5 3 15, तो -3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, यम 3 2, तो ये हुआ, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिए, तो इसको जब इसको छोड़ देंगे तो क्या, 1 3 4 6, 1 3 4 6। ठीक है, तो 1 गुणे 6 और 4 गुणे 3, 6 और 4 3 12, तो -6। अब क्या चाहिए आपको, यम 3 3, यम 3 3, यम 3 3 क्या होगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या बचा, 1 2 4 5 ऐसे, तो 1 गुणे 5, बीच में -4 गुणे 2, तो 5 -4 दूना 8, 5 -8 तो -3, तो सभी अवयव के उपसारणिक आ गए। कितने अवयव थे इस सारणिक में, 9, तो 9 उपसारणिक मिल गए। ठीक है, तो सभी अवयव उपसारणिक मिल चुके। अब हम सभी अवयव के क्या निकालेंगे, सहखंड। सहखंड को अंग्रेजी में कहते हैं कोफैक्टर। तो इसको दर्शाएंगे, जैसे इसको किससे दर्शाते थे, M11, तो इसको C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम निकालेंगे सभी अवयवों के क्या, सहखंड। दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड। तो दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड को निकालने के लिए माइनर की तो ज़रूरत हमको पड़ेगी ही, इसीलिए हम माइनर भर को यहाँ लिखे लेते हैं और बाकी सब मिटाते हैं। जैसे आपको M11 की वैल्यू क्या मिली है, 7, M12 की वैल्यू क्या मिली है, 2, M13 की वैल्यू क्या मिली, -3, M21 की वैल्यू क्या मिली है, M21 की वैल्यू -2, M22 की वैल्यू -10, M23 की वैल्यू क्या मिली, -6, M31 की वैल्यू क्या मिली है, -3, M32 की वैल्यू क्या मिली है, और M33 की वैल्यू -3। इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इन वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको यहाँ फिर से लिख लिए। अब इसको मिटाने वाले हैं, लिख लो, लिख लें, यहाँ तक लिख लिए पूरा, इसको भी लिख लिए। ठीक है, तो अब मिटाते हैं। अब सहखंड निकालते हैं दी गई सारणी के, दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड। तो लिखो, दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड निम्नानुसार हैं, निम्नानुसार
हैं। दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड क्या हैं? निम्नानुसार हैं। ठीक है। अब क्या है निम्नानुसार? देखो, दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड निम्नानुसार हैं। तो सहखंड कैसे निकालते हैं? वे सब उसी से रिलेशन है, रिलेशन माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन बताते हैं, उसकी मदद से आप कोफैक्टर निकालोगे माइनर की मदद से। ठीक है। तो देखो, एक लाइन की इसकी परिभाषा है कोफैक्टर की, ये परिभाषा है उसकी एक लाइन की। सी लिखो यहाँ पे आई जे इज इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग अब समझाते हैं। पहले निकालेंगे हम C11, पहली पंक्ति के पहले अवयव का कोफैक्टर्स। ठीक है। पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड। ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? जहाँ सी आई जे, तो सी आई जे के स्थान पे 1 आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -1 की पावर आई प्लस जे लिखा है तो 1 + 1 लिखोगे। ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे? M11, M11 निकाल चुके हो। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे? -1 की पावर क्या हुआ? 2, M11 की वैल्यू है 7, इसका मतलब बीच में गुणा है, गुणे 7। अब -1 की पावर सम संख्या रहेगा तो उसका मान धन में आएगा, और -1 की पावर विषम संख्या रहेगा तो उसका मान ऋण में आएगा। तो दो सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या। तो इसका -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो -1 गुणे -1 तो 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका मान धनात्मक रहेगा, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या? 1 × 7, तो ये हो गया 7। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड आ गया। ठीक है। अब मान लो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड निकालना है तो C12 लिखोगे, तो -1 की पावर क्या लिखना पड़ेगा? फिर 1 + 2 और फिर M12, तो -1 की पावर 3 आ जाएगा, और M12 की वैल्यू आपको पता है 2। ठीक है। और इसका मान माइनस में आएगा, तो -1 × 2, तो ये आएगा -2। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? C13, तो -1 की पावर 1 + 3 और M13। ठीक है। तो ये होगा -1 की पावर 4 हो गया, M13 की वैल्यू क्या मिल चुकी है? ये -3। ठीक है। तो -1 की पावर 4 का मान 1 होता है, तो 1 × -3, तो -3। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? C21, तो -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की पावर 3, M21 की वैल्यू क्या है? -2। तो इसकी -1 के बाद 3, तो माइनस में मान, तो -1 × -2 तो दिया गया 2। ठीक है। C22 निकालो, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर क्या लिखोगे? 4 इंटू M22 का मतलब क्या है? M22 दिया है -10, तो -10। अब -1 की पावर सम संख्या है तो इसका मान 1 है, तो 1 × -10 बराबर -10। ठीक है। अब C23, तो -1 की पावर 2 + 3 M23। ठीक है। अब -1 की पावर 5 आ गया, और गुणे M23 की वैल्यू क्या है? -6। ठीक है। तो इसका मान तो माइनस में आएगा, तो -1 × -6, तो 6। फिर क्या लिखोगे? C31, यहाँ C31 लिखेंगे, C31, तो -1 की पावर 3 + 1 M31, तो -1 की पावर क्या होगा? 4, M31 की वैल्यू क्या है? -3। तो -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान धन, तो 1 × -3, तो -3। अब C32, तो -1 की पावर 3 + 2 M32, तो ये क्या होगा? -1 की पावर 5 बन जाएगा, M32 की वैल्यू क्या है? -6। अब -1 की घात विषम संख्या, तो माइनस में मान, तो -1 × -6 तो क्या होगा? +6। अब क्या निकालोगे? C33, तो -1 की पावर क्या लिखोगे? 3 + 3
m33, ठीक है, m33, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू -1 की पावर 6, ठीक है, और m33 की वैल्यू क्या है पता है, -3। तो यहाँ पे -1 की घात सम संख्या है, इसका मान +1 है, तो 1 गुणे -3, तो -3। इस प्रकार सभी अवयवों के सहखंड प्राप्त हो गए। दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड। तो दी गई सारणी के सभी अवयव के उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस से आपको पता चला कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब किसी सारणी का मान कैसे निकालते हैं, अब जो मान निकाले हैं इनको भी यहाँ रख लेते हैं। अब इन मानों की ज़रूरत हमें नहीं है, इनको मिटाते हैं, ये वाले जो निकाले थे इनकी ज़रूरत थी इसलिए लिखे थे। अब हम जो C11 C12 निकाले हैं उनको लिख लेते हैं, इनकी मदद लेते हुए सारणी का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं फिर मिटाने के लिए इस इधर का। तो यहाँ पे C11 का मान क्या है 7, C12 का मान क्या आ चुका है -2, C13 का मान आ चुका है -3 और C21 का मान 2 और C22 का मान -10 और C23 का मान 6 और C31 का -3 और C33 का 6 है और C32 का है 6 है और C33 का मान -3। ये इन मानों की मदद से यहाँ तक लिख लेना पूरा, यहाँ तक। अब देखो इस कोफैक्टर की मदद लेकर के हम सारणी का मान कैसे निकालते हैं। अब हम ये बताएंगे कि माइनस साइन बीच में क्यों लगाए थे, ठीक है। तो उसका रीजन बताने के लिए थोड़ा सा आप इसको देखो, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसी सारणी का, इसी में प्रत्येक अवयव के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। मान लो क्वेश्चन ये होता, तो अब हम सारणिक, कौन सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 11 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस सारणी का मान हम ज्ञात करेंगे, सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणी के मान को बहुत से राइटर हदीस से डेल से डिनोट कर देते हैं, डेल बराबर, ठीक है। क्या करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं सारणी के मान को। यदि मान लो इसका नाम ए रखा होता तो ए का माड लगा देते। जैसे मान लो इसका क्वेश्चन में दिया होता ए बराबर ये, तो सारणी के मान को ए का माड लिख देते थे, ठीक है। अब कुछ नहीं दिया है यहाँ ए ओ, तो हम सारणी के मान को किससे डिनोट कर देंगे, डेल से, ठीक है ना, डेल या डेल्टा जो पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका मान निकालने के लिए पहले क्या करें, कोई भी पंक्ति के अवयव लिख लो, पहली पंक्ति के अवयव लिख लो, चाहे दूसरी पंक्ति के, चाहे तीसरी पंक्ति के, चाहे पहले कॉलम के अवयव लिख लो, चाहे दूसरे कॉलम के, क्या है, तीसरे कॉलम के, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति से। तो पहली पंक्ति के अवयव लिख लो। पहली पंक्ति के अवयव क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3। 1 2 3 थोड़ा स्थान छोड़ के लिखना है, ठीक है। 1 2 3 लिख लिए सारणी के, एक पहली पंक्ति के अवयव लिख लिए, है ना। आप देखो पहली पंक्ति के अवयव लिखने के बाद क्या करना है, इसका पहली पंक्ति का ये पहला अवयव है, देखो पहली पंक्ति का ये क्या है, पहला अवयव, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। आपसे ये पूछा जाए कि इस अवयव के सहखंड का नाम क्या है, तो क्या कहोगे, C11। इस अवयव के सहखंड का नाम क्या है, C12, और इस अवयव के सहखंड का नाम C13। तो जो पंक्ति हम लिए हैं उसी पंक्ति के जो अवयव लिए हैं उन अवयवों का सहखंड का गुणा कर दो। 1 लिए हैं तो 1 गुणे 1 का सहखंड प्लस है, 2 गुणे 2 का सहखंड प्लस है, 3 गुणे 3 का सहखंड, ये सारणी का मान कहलाता है। किसी सारणी की कोई भी पंक्ति था उन अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। यह सारणी के मान की परिभाषा है, ठीक है। किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ है तथा उनके सहखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। चाहे आप कोई भी पंक्ति ले लो, चाहे ये पंक्ति ले लो, चाहे ये पंक्ति ले लो, चाहे ये पंक्ति ले लो। यदि हम पहली पंक्ति लेते हैं और सारणी का मान निकालते हैं 55 आ गया मान लो, तो दूसरी पंक्ति के अंदर सारणी का मान निकालें तब भी 55 आएगा।
तीसरी पंक्ति के अनुदिश सारणी का मान निकालेंगे तब भी 55 आएगा। पहले कॉलम के अनुदिश सारणी का मान निकालेंगे तब भी 55 आएगा। दूसरे कॉलम के अनुदिश सारणी का मान निकालेंगे तब भी 55 आएगा। और तीसरे कॉलम के अनुदिश सारणी का मान निकालेंगे तब भी 55 आएगा। ठीक है, तब कॉमन रूप से क्या बोल सकते हैं, किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ है तथा उन अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। ठीक है, कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ है तथा उनके सहखंडों के गुणनफल का योगफल क्या कहलाता है, सारणी का मान। ठीक है, तो कोई भी पंक्ति ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो 3 ठो पंक्ति हैं, 3 ठो स्तंभ हैं, तो इस सारणी का मान 6 तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पर जनरली हम निकाला करेंगे पहली पंक्ति के अनुदिश। फिर आगे बताएंगे, जब सारणी के 7 गुणधर्म बताएंगे तो आपको बताएंगे कि किसके अनुदिश सारणी का मान निकालना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के दूसरे स्तंभ है। ठीक है, तो सारणी के गुणधर्म बताने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि ज़्यादा आसान किससे रहेगा। निकाल तो आप किसी से सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तो आप सिंपल तरीके से किसी से निकालोगे, लेकिन आगे यहाँ पे आ गया साइन एस, कास एस, टैन एस, तो सारणी का मान निकालने में असुविधा भी ना हो। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ मान लो जिस पंक्ति के अधिक से अधिक अवयव शून्य रहते हैं, ठीक है, तो उसके अनुदिश सारणी का मान निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 के स्थान पे 0 होता। ठीक है, 2 और 3 के स्थान पे 0 होता तो हम क्या लिखते, 1 इंटू क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 इंटू तो C11 लिखोगे, अभी 2 इंटू C12 लिखोगे, और 3 इंटू क्या लिखोगे, C13। ये सारणी का मान हो गया। ठीक है, अब मान लो ये 2 के स्थान पे 0 होता तो यहाँ 0 इंटू, 3 के स्थान पे 0 इंटू, तो ये आसान रहता ज़्यादा C1 के अनुदिश मान निकालना। ठीक है, क्योंकि हमको इसी भर को सॉल्व करना पड़ता है, इसके 0 होने की वजह से ये सब 0 हो जाता। ठीक है, पता चला कि यहाँ 2 0 अवयव हैं और इधर के 0 कोई नहीं है, तो हम क्या करें, C2 के अनुदिश सारणी का मान निकाल दिए। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 का सहखंड, 0 गुणे इसका को सहखंड और 0 गुणे इसका सहखंड। तो इसी भर को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो उस पंक्ति अथवा उस स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान निकालना ज़्यादा सुविधाजनक होता है जिस पंक्ति अथवा जिस स्तंभ में अधिक से अधिक अवयव शून्य हो, अधिक से अधिक अवयव शून्य हो, तो कैलकुलेशन आसान रहेगा, बहुत जल्दी आ जाएगा सोल्यूशन आने वाला। तो ये जानते हो, चाहे हम 6 तरीके में से कोई भी तरीका लगाएंगे, सारणी का मान आने वाला वही है। ठीक है, चाहे हम पहली पंक्ति के अनुदिश करें प्रसार, चाहे दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें, चाहे तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें, चाहे पहले कॉलम के अनुदिश प्रसार करें, चाहे दूसरे कॉलम के अनुदिश प्रसार करें, चाहे तीसरे कॉलम के अनुदिश प्रसार करें, छबों कंडीशन में सारणी का मान एक ही आने वाला है। ठीक है, तो हम उस पंक्ति और उस स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान निकालने की कोशिश करते हैं जिस पंक्ति अथवा जिस स्तंभ में अधिक से अधिक अवयव शून्य रहते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या रहता है, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दिखाते हैं सारणी का मान निकालने के लिए। तो 1 2 3 पहली पंक्ति के अवयव लिखे हैं, तो पहली पंक्ति के 3 अवयव हैं, तीनों के शाखंडों का नाम है क्रमशः C11, C12, C13। तो यहाँ C11 लिख देते हैं, C12 लिख देते हैं और C13 लिख देते हैं। अब हम किसी भी पंक्ति के अवयव तथा उनके शाखंडों के गुणनफल का योगफल ना, तो इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, गुणनफल का फिर योगफल, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, बराबर सारणी का मान, सारणी का मान। ठीक है ना, इस प्रकार से सारणी का मान निकालेंगे। R, ठीक है, सारणी का मान बराबर क्या लिख दिए हम, 4 5 6, 4 5 6 लिख दिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, C21 और C22 और ये C23 बराबर सारणी का मान, सारणी का मान। ठीक है, फिर क्या है, R 7 8 7 8 11, यहाँ क्या लिखेंगे, C31 C31 C32 और C33, ये क्या हो जाएगा, सारणी का मान। ठीक है, और एक तरीका क्या है, कॉलम के अनुदिश भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखें तो हो सकता है उसमें आएगा ना, इसलिए इतना लिख लो पहले। तो इसको दिखाते हैं एक ठोक करके मान, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 गुणे C11, तो 1 गुणे C11 का मान क्या है, 7। ठीक है, फिर 2 गुणे C12 का मान -2 और प्लस 3 गुणे C13 का मान क्या है, -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 हुआ, -4 हुआ, -9 हुआ, 9 4 13, 13 7 निकल गया, -6। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं तो 4 गुणे, देखो 4 गुणे
C21 कहाँ है, ये 2, फिर 5 गुणे -10 और फिर क्या है 6 गुणे C23 हाँ 6। अब इसको देखो 4 दूना 8, 10 50 50, 6 36, 36 और 8 44, 44 - 50 -6, ठीक है। यहाँ से निकालोगे तो क्या लिखोगे 7 गुणे C31 -3, ठीक है। 8 गुणे C32 तो 6, और फिर क्या 11 गुणे -3 तो क्या होगा 7 × 21, 8 × 48, 11 × 33, 33 और 21, 33 और 21 क्या हुआ 54, -54 और +48 तो -6, ठीक है। तो इस कंडीशन में वैल्यू आ रही है कि नहीं। इसी प्रकार हम स्तंभ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 6 स्तंभ के अंदर से भी 3 तरीके से मान निकाल सकते हैं। इनको लिख लो आप अच्छे से।